नमस्कार, न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज ऐसा एक शख्सियत है जिसके वजह से आज मुझे बीजेपी कार्यालय आना पड़ा और मैं रह नहीं पाया, क्योंकि एक ऐसा सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं वो, जिनके साथ शायद हमारा इंटरव्यू करना भी एक खुशनसीबी है। काफ़ी वर्षों से हमारे उनसे एक पहचान है और सरल स्वभाव के हैं। जब भी मिलते हैं तो बड़ा जिंदा दिली से मिलते हैं। अभी अभी राज्यसभा पहुँचे हैं। दीपक प्रकाश जी हैं, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। दीपक जी, पहले तो न्यूज़ 11 की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। जितना कहें उससे ज़्यादा दिल हृदय से आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपकी जीत में हम लोग भी खुश हुए। क्या कहेंगे आप? पहला रिएक्शन क्या होगा? सबसे पहले दिल की गहराई से, हृदय से मैं ये कह सकता हूँ कि आज कोरोना के लड़ाई में जिस प्रकार से न्यूज़ 11 ने संघर्ष किया है, उनके खिलाफ हम कह सकते हैं कि कोरोना के युद्ध में आगे बढ़ करके कोरोना योद्धा के रूप में आपके चाहे पत्रकार हों, कैमरामैन हो, चाहे प्रबंधक के एक व्यक्ति ने जो लड़ाई किया है और उसमें सफलता भी हम सब लोगों ने पाया है, उसमें आप सबको के योगदान के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं हृदय से आपका आभारी व्यक्त। दीपक जी, काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है आपका, मैं देखा हूँ, क्योंकि 2000 से ही मैं रांची में हूँ। हम लोग एकदम छोटे छोटे से लड़के थे जब आप भी संघर्ष कर रहे थे, हम लोग भी संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष का परिणाम काफ़ी दिनों के बाद आया। एक लंबा संघर्ष रहा है। बटरिंग आप शायद नहीं किए, पार्टी का झंडा ढोया आपने। क्या ये शब्द मेरा सही था? देखिए, ये सच है कि संघर्ष जीवन का अंग है। चाहे किसी न हर क्षेत्र में, चाहे कोई व्यवसायिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, ये सच है कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष छिपा हुआ है। अब उस संघर्ष को आप कैसे अवसर में बदलते हैं, चुनौती को अवसर में कैसे बदलते हैं, व्यक्ति और संस्था पर निर्भर करता है। इसलिए आप जिन दिनों की आप बात कर रहे हैं, छात्र जीवन से ही मैं लगातार, हम कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, लालू यादव की सरकार के खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया। और इस राज्य की लड़ाई, अलग राज्य बनाने के लिए भी हम सब लोगों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी। और हमको इस पूरे प्रकरण में याद आता है कि 9 बार मुझे जेल जाने का भी आनंद महसूस हुआ। और आनंद इसलिए मैं शब्द का उपयोग कर रहा हूँ कि समाज के हित में, देश के हित में और राज्य के हित में यातनाएं सहने में भी एक आनंद आता है। इसलिए ये संघर्ष जीवन का अंग है। राजनीतिक जीवन में संघर्ष की एक इतिहास सबके जीवन में लिखी रहती है, मेरे जीवन में भी है। दीपक जी, मैं आपको याद है, ऐसे तो मैं आपको जीजा जी कह के संबोधित करता हूँ, तो मेरी व्यक्तिगत मामला है। जब इस स्टेट में बीजेपी की सत्ता चली गई और एक नकारात्मक पूरे राज्य में एक माहौल था बीजेपी के खिलाफ, उस समय केंद्र ने आपको चुना। क्या वो नकारात्मकता जो लोगों के अंदर थी, जिसके वजह से आपकी सरकार गई थी, जिसके वजह से मुख्यमंत्री को भी हारना पड़ा, उसको आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं सकारात्मकता की ओर? देखिए, राजनीतिक दल के समय समय पर अलग अलग उसकी भूमिका रहती है। कुछ दिनों पहले पर हमारी भूमिका सत्तारूढ़ दल के रूप में थी, अब विपक्ष के रूप में है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, और साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि जगत प्रकाश नड्डा जी का, कि हम जैसा साधारण कार्यकर्ता को जो पोस्टर लगाया करता था, वॉल राइटिंग करता था, झंडे लगाया करता था, गलियों में भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करते थे, आज वो व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व की कमान देने का काम उन लोगों ने किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका प्रश्न है, मूल प्रश्न है कि उस वक्त और आज सत्ता में थे तो हमारी भूमिकाएं अलग थी, लेकिन हम आज विपक्ष में हैं तो हमारी भूमिका सकारात्मक है, रचनात्मक है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जब सरकार को गलत रास्ते पर सरकार जाएगी तो उसका नकेल और अंकुश लगाने का भी हम सब काम करेंगे। और सच में बता देते हैं, कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह आया है, एक नई उमंग आई है और जनता का भी जन समर्थन और तेज़ी से बढ़ रहा है। विपक्ष में हमारी भूमिका अच्छी है, रचनात्मक है, सकारात्मक है।
इसके कारण जनाधार और बढ़ते चले जा रहा है। दीपक जी, जब आप हॉस्पिटल में भर्ती थे, बीच में आपका हार्ट का भी प्रॉब्लम हुआ था, तो जब आप अनकॉन्शस थे, जो अचेतन अवस्था में भी थे, तब भी आप डॉक्टर ने हमसे बात किया, हमने डॉक्टर से भी पूछा। डॉक्टर कह रहे थे कि उस समय भी आप कह रहे थे कि हमको पार्टी के लिए और कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, हमने बहुत कुछ छोड़ रखा है अभी तक। उस समय आप स्वाभाविक में नहीं थे, आप अज्ञानता में थे। जब मुझे होश आया तो डॉक्टर प्रशांत के प्रति मैं आभारी हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप जब होश में नहीं थे तब भी आप कह रहे थे कि मुझे जीना है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। ये मेरे हृदय के उद्गार थे, आंतरिक उद्गार थे, कोई उसमें आर्टिफिशियल नहीं था, वो नेचुरल आवाज़ थी। और ये सच है कि मुझे पूर्ण जन्म मिला है वो भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए, मातृभूमि के लिए काम करने के लिए, देश को काम करने के लिए, और इस देश को परम वैभवशाली बनाने के लिए हमको काम करने के लिए ईश्वर ने मुझे फिर से मौका दिया है। इसलिए मैं ईश्वर के प्रति भी बहुत आभारी हूँ। हेमंत सोरेन के प्रति कितना आभार है व्यक्त करेंगे, क्योंकि उस समय वो पहला शख्स था जो आपके लिए खड़ा रहा, और हेमंत सोरेन घर से निकलकर मुख्यमंत्री, वो उन्होंने मुख्यमंत्री का पद का निर्वाह किया ही किया, साथ में वो एक व्यक्तिगत रूप से आपके अस्पताल में जाके आपके साथ खड़े रहे। देखिए, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए भी एक मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद होता है, बड़ा पद होता है। उन्होंने बड़ा दिल दिखाने का काम किया है, इसलिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और सच में ऐसे समय में कोई व्यक्ति आकर आपके पास खड़ा हो जाए तो मन में एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा आती है। तो मुख्यमंत्री जी का और अन्य मंत्री भी जो सत्ता एवं दलगत राजनीति से अलग उठ करके, कांग्रेस के कई मंत्री, कई दूसरे सामाजिक राजनीतिक संगठन के लोग भी वहाँ पर आए थे और मेरे जीवन की दीर्घायु होने के लिए उन्होंने कामना किया, इसलिए उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माने आपको हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टी की नहीं थी, ये दीपक प्रकाश का मामला हो गया था, सारे लोग चले गए, चाहे वो पत्रकार हो चाहे कोई भी हो। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि लोग आपको कितना चाहते हैं, सिर्फ सरल हृदयता के चलते। आप ये बताइए, जिस पोर्टफोलियो को आप पाए हुए हैं राज्यसभा सांसद, इसके लिए रघुवर जी का भी नाम आया था, कितना टफ था आपके लिए? हमारे लिए सच है, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मुझे राज्यसभा की आंतरिक चाहत नहीं थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे जिम्मेवारी दी है राज्यसभा के। वो मैं जानना चाहता हूँ, आज मैं आपसे डिस्कस तो किया ही था, लेकिन कैमरे में जानना चाहता हूँ। इतना ही कह सकते हैं कि हमारे नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी। रघुवर दास जी का भी नाम आया था, फिर बाद में रघुवर दास जी ने नहीं, रघुवर दास जी का नाम नहीं आया था। रघुवर दास जी ने आपको फोन करके कहा था कि मेरा नाम डालो, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित शाह जी ने मना कर दिया था, आपको उंगली दिखा के बोला था यू। नहीं, इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। कुल मिलाकर रघुवर दास जी हमारे सम्मानित नेता हैं, बड़े नेता हैं, और उन्होंने इस राज्य की सेवा बड़े अच्छे ढंग से की है और राज्य के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसीलिए चुनाव जीत नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। आप ये बताइए हमें दीपक जी, आपके पास अब नया टास्क आ गया है, संगठन को एकजुट करना। संगठन में भारी गिरावट आई थी बीच में, जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार आई तो जाहिर तौर पे हताशा भी हाथ लगा। संगठन को कैसे संभालेंगे? देखिए, ये सच है कि जब सत्ता आती है तो सरकार के दायरे में सब चीज़ें केंद्रित होती हैं और सत्ता के माध्यम से समाज की सेवा करने का संकल्प होता है। लेकिन जब विपक्ष में रहते हैं तो विपक्ष की भूमिका थोड़ी अलग होती है जी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, खासकर झारखंड में दोहरी भूमिका है। एक तरफ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जमीन तक सतही स्तर पर पहुंचाना, तो दूसरे तरफ राज्य सरकार के ऐसे कुछ नीतियां हैं जिसके खिलाफ हम कह सकते हैं कि हमको सड़क पर भी उतरने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उतरेंगे। अभी भी हम लोगों ने कई कोरोना के कालखंड, जिसको हम कह सकते हैं, इस कालखंड में भी हम लोगों ने सरकार को कई ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से सचेत करने का काम किया है। इसलिए हमारी भूमिका बदली है और इस भूमिका में हम सफल हुए हैं। सच में आपको ईमानदारी पूर्वक कहते हैं, जिस प्रकार से जनता का जन समर्थन और कार्यकर्ताओं का उत्साह के साथ साथ इस सरकार की जो 6 महीना में नकारात्मक छवि आई है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। एक सवाल आपसे ये भी है, चूँकि आप एक्टिव रहे हैं, चाहे वो संगठन महामंत्री के रूप में जब आप प्रदेश के थे, पूरा चुनाव आपने लड़ाया है,
हार की वजह क्या थी? आपकी सरकार की हार की वजह क्यों थी, और ऐसा हार हुई कि मैंने आपके मुख्यमंत्री भी बह गए? देखिए, विधानसभा के चुनाव की हार की समीक्षा हम लोगों ने की, बैठकर की। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मूल कारण जिसको हम कह सकते हैं कि हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां जमीन तक और बेहतर ढंग से पहुंचाते तो ज़्यादा लाभ मिलता। कहाँ चूक कार्यकर्ताओं रहे में एक नई ऊर्जा देने का काम हम सब लोग करते तो और बेहतर होता। और तो और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बेनिफिशरी हैं, जिसको केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ मिला हो, राज्य सरकार की योजनाएं से लाभ जिनको मिला है, उनको हम बूथ तक नहीं पहुंचा पाए। ये भी एक कई कारणों में से एक कारण है। सांगठनिक मोर्चे के सबसे ज़्यादा मजबूत होने के बावजूद भी चुनाव में मात खाना और उसके बाद उसको रिवाइव करना दीपक प्रकाश के लिए कितना बड़ा चुनौती है? देखिए, झारखंड हमारी भूमि है, उर्वरा भूमि है, और ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, जनसंघ के कालखंड से भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जनसंघ के प्रति यहाँ के लोगों का लगाव रहा है। इसलिए मैदान हमारा है, खेत खलिहान मेरा है, हम हारे नहीं हैं, फिर हम जीतेंगे। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजनीति में सह और मात का खेल चलते रहता है। आप ये बताइए दीपक जी, आप अगर किसी को जोर से भी बोलेंगे, उनके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे, तो लोग हल्के मिलेंगे, ये दीपक जी बोल रहे हैं, मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है, चलिए इस बात को मैं छोड़ता हूँ यहाँ पे। ये बताइए आप, कोरोना काल में आपकी सरकार, अभी जो सरकार है वर्तमान सरकार, उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? देखिए, सच है कि ये कालखंड राजनीति का नहीं है, आरोप पर प्रत्यारोप का भी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी कोरोना के कालखंड में राजनीति करने पर विश्वास भी नहीं करती है। लेकिन इतना जरूर है कि केंद्र सरकार के भेजे हुए अनाज हैं, वे आज एफसीआई और एसएफसी गोदाम में पड़े हुए हैं। ट्रक के लॉरियाँ जो हैं, ट्रक के में बोरे पड़े हुए हैं। आप जाकर खुद देखिए कि नमक और चीनी सड़ रहे हैं। उनके सप्लाई चेन को नीचे तक पहुंचाने का काम राज्य की सरकार की है। पीडीएस का जो सिस्टम है, उसी के माध्यम से जाना था। पीडीएस सिस्टम ध्वस्त है, और इसके पीछे राज्य सरकार की सक्रियता दिख नहीं रही है। आपको दूसरी बात कह रहे हैं कि जो जांच जितने होने चाहिए उतने जांच नहीं हो पा रहे हैं। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि इसके मूल कारणों पर जाना चाहिए कि किस प्रकार से प्रवासी मजदूर यहाँ पर आए, तो उनकी जांच होनी चाहिए थी ठीक से, उनको क्वारंटाइन में रखा जाना चाहिए था, उनकी चिंता की जानी चाहिए थी भोजन और आवास की। चौथी चीज़ जो आने वाली समस्या बहुत विकराल होगी, वो है रोजगार का। रोजगार के सृजन के उपाय अभी से खोजे जाने चाहिए, लेकिन राज्य सरकार इस पर एकदम कह सकते हैं कि निष्क्रिय है, और राज्य सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप इस समय सिर्फ और सिर्फ कोरोना के साथ साथ ऐसे चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि जनता का जो आप पर भरोसा था, वो भरोसा टूटे नहीं। दीपक जी, एक सवाल ये भी है मेरा, सरकार आपकी केंद्र में, आप योजना तभी बना पाते हैं जब आपके पैसे पॉकेट में हो। रघुवर जी ने हाथी उड़ा के सारा पैसा खर्चा कर दिया। अब एक बात बताइए, आप उनका जीएसटी का भुगतान नहीं कर रहे हैं केंद्र से, तो व्यक्ति योजना बनाए तो कैसे बनाए? क्या आप प्रधानमंत्री से बात करेंगे कि हमारा जीएसटी का जो झारखंड का पैसा है वो झारखंड में दे दीजिए? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहला तो राज्य के आंतरिक संसाधन को और वृद्धि करना। जिस प्रकार से मिनरल क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में चोरियां हो रही हैं, नहीं, मैं उस सवाल पे नहीं हूं। मैं कह रहा हूँ रेवेन्यू के रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहिए राज्य सरकार। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है, उसमें 4500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, और हमको आज जानकारी मिली कि मुख्य सचिव ने उस पर 1 रुपया खर्च करने का बंदिश लगा दिया है, जबकि वो फंड सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा में खर्च होने चाहिए थे। तीसरी बात, केंद्र सरकार भी राज्य सरकार के साथ खर्च कंधे से कंधे मिलाकर काम करना चाहती है। राज्य सरकार के पास भी योजनाओं का अभाव है। योजना लेकर के केंद्र सरकार के पास जाए, केंद्र सरकार जरूर मदद करेगी, लेकिन मौखिक और जुबानी खर्च पर राज्य सरकार नहीं। आपके प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने कई बार VC में कहा है कि मेरे पैसे दे दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है, PPI किट आप लोगों ने नहीं दिया केंद्र से। जो देखिए, जो व्यक्तिगत जो हमारे रिपोर्टर्स और हम टीवी में लाइव दिखाते हैं,
उस चीज़ों को आप भी देखते हैं, तो क्या आप एक बार प्रधानमंत्री जी से या केंद्र जाके केंद्र के मंत्रियों से सही वार्तालाप करेंगे कि भाई हमारा भी स्वाभाविक है, क्योंकि स्टेट आपका भी है, स्वाभाविक यहाँ के लोग मरेंगे तो आपके ही लोग मरेंगे। झारखंड के नागरिक की हैसियत से, प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, राज्यसभा के सांसद की हैसियत से, ये राज्य के हित में जो चीज़ें होंगी उन सारे विषयों को लेकर मैं केंद्र सरकार के पास जाऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर के राज्य सरकार की भी नीयत साफ होनी चाहिए। केवल और सिर्फ हाल के दिनों में जो बयान आ रहे हैं वो केंद्र सरकार को आरोपित करने का काम राज्य सरकार तो आप आरोपित करने का मौका क्यों दे रहे हैं? पैसा दे दीजिए, आरोप नहीं लगा पाएंगे, आप ही आरोप लगाइए मेरे पैसे का खर्चा नहीं मेरा ये है कहना कि राज्य सरकार आपको खाली स्मरण कराना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, खजाना खाली था, और आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी कितने आज मजबूत हैं, आर्थिक रूप से दुनिया पहचान रही। तो आंतरिक संसाधन जब तक आप खड़े नहीं करेंगे, आंतरिक संसाधनों को और विकास नहीं करेंगे, केवल कब तक केंद्र सरकार के पास आप रोना रोइएगा। इसलिए विधवा विलाप नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के अपने संसाधन को भी और बेतहाशा ढंग से वृद्धि करने का काम करना चाहिए और योजना लेकर के केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए। मौखिक अंदाज में चीज़ें नहीं चलती हैं राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में। ये बताइए आप, हेमंत सरकार जो बनी है और जो चल रही है, आपके नज़र से कहाँ कमियां हैं, कहाँ हेमंत जी अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, सच बता देते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, आपको नज़र लग रहा है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हेमंत हमारा सीएम बन जाए। हम समझ रहे हैं बातों को, दिल में आपका यही चल रहा है कि क्यों कांग्रेस का आरजेडी का समर्थन लेके सरकार चल रही है। सरकार की छवि को किस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने ध्वस्त किया, मंत्रियों ने ध्वस्त किया। आज हेमंत सोरेन बेचारा मुख्यमंत्री बने हैं और सिर्फ कांग्रेस के कारण। और कांग्रेस के कारण क्यों? देखिए, लगातार आलमगीर आलम जैसे मंत्री पर कितने आरोप हैं। एक विदेशी घुसपैठियों को यहाँ से बाहर करने का हम लोगों ने आरोप लगाया कोरोना काल में। ऐसे घुसपैठियों का नाम बताने का हम लोगों ने कहा कि जो यहाँ से यात्री के रूप में गए, नाम बताने से इनकार किया लोगों ने। सूची प्रकाशित करने की हमने बात की, नहीं किया। आप सोचिए, रोगिया मुसलमान के बारे में जो भारत के विरोध में काम करने वाले लोग लोहरदगा में पाए गए, एक डीएसपी ने उसके बारे में राज्य सरकार को सूचित किया। उसका ट्रांसफ़र किसके दबाव में हुआ? सवाल संप्रदाय का नहीं है, जाति का नहीं है, पंथ का भी नहीं है, सवाल देश का है। आप छोड़ दीजिए, अभी हाल के दिनों में क्या हुआ, आलमगीर आलम ने किस प्रकार से राज्य को की छवि को बर्बाद करने का काम किया। आप कोयले आवंटन, आप एक मिनट रोकूंगा। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, हम किसी का मुखपत्र नहीं है, ना हम आपके हैं ना हेमंत सोरेन जी के हैं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और कल मैं एक काम लेके आता हूं आपके क्षेत्र से और मैं कहता हूं कि जरा आप फलाना आदमी को कह दीजिए, फ़ोन करके कहना, कोई गुंडे ही है क्या? निश्चित तौर पर मंत्री का ये काम नहीं है कि ठेका मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर बने। नहीं, देखिए अरूप जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, हृदय से सम्मान करता हूँ, लेकिन मंत्री की भूमिका ठेका मैनेजमेंट कमेटी बना करके उसकी वकालत करना नहीं। रूल ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस से सरकारें चलती हैं, मंत्री भी उसी के अंतर्गत आते हैं। मंत्री को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें रूल ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस में उल्लेख है, लेकिन उसको पढ़ने का काम करें। मैं ये बात को मानता हूँ, चलिए मैं आपको इस बात को मानता हूँ, लेकिन इधर हाल के दिनों में अखबार देख लीजिए, टेलीविज़न देख लीजिए, पिछले 5 साल में जितने घोटाले हुए हैं दीपक जी, अगर उसको आप जोड़ लें, पन्ना वाइज जोड़ लें, तो यहाँ से आप साहिबगंज तक पहुँच सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी प्रकार के घोटाले, आर्थिक घोटाले हों या किसी प्रकार के घोटाले हों, भारतीय जनता पार्टी उसके पक्षधर नहीं है। हम किसी भी जांच के लिए, किसी प्रकार की योजनाओं में जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन राजनीतिक विद्वेषता के आधार पर जांच न हो, ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आपको इस बार कैसा लगा कि एक कोई पुलिस वाला इस बार चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में नहीं आया? कोई राज्य सरकार इस बार नहीं रोका कि भाई तुम्हें वोट नहीं करने दूंगा, तुम्हें वोट नहीं करने दूंगा, तुम्हें तड़ी पार कर दूंगा? कैसा ये इलेक्शन आपको कैसा लगा? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए सुखद अनुभव था, लेकिन बीच का समय थोड़ा सा
जब हम लोग एक स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके योगा कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसको इस प्रकार की छवि पेश करा करके राज्य सरकार अपने प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा आपको निकाल थोड़े दिया वहां से? दबाव देने का काम किया। मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास टेप है जिस प्रकार से यहाँ रांची जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी ने हम लोगों को धमकी देने का अच्छा, काम आप एक बात बताइए, आज आप इतनी छोटी बात को इतनी बड़ी कर रहे हैं। आपका अनुराग गुप्ता और आपका प्रेस सलाहकार अजय कुमार और आपके रघुवर दास 5-5 लोगों को वोट नहीं करने दिया, जो आज भी केस झेल रहा है। तो उस चुनाव और इस चुनाव को देखिए। अच्छा, मैंने अभी एमबी राव से पूछा, मैं अभी डीजीपी एमबी राव से पूछा कि राव साहब ये बताइए, इस चुनाव में आप दिखे नहीं। बोले मेरा काम नहीं है वहां दिखना, हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं। लेकिन आपके समय, आपके सरकार के समय कुछ ऐसे अधिकारी थे जो बिल्कुल भाजपाई बन के लोगों को वोट नहीं देने देते थे। अगर कोई अधिकारी अति उत्साह में किसी समय में, किसी कालखंड में, किसी की सरकार में गलत किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। उस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। आगे बताइए आप कि अब संगठन को कैसे आप जोड़ रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं, थोड़ा ये बता दीजिए। देखिए अरुण जी, पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है, अपनी वैचारिक अधिष्ठान है, जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित ये पार्टी चलने वाली है। उसी प्रकार की, उसी पद्धति से पार्टी चलेगी। पार्टी में कोई व्यक्ति आता है तो सैद्धांतिक विषय बदलते नहीं हैं, कार्य पद्धति नहीं बदलते हैं। हमारी आस्था भारत माता है। और सच में आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार का केंद्रीय नेतृत्व हमको जिम्मेवारी दिया है, भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में फिर से सरकार बने, इसका एक एक कार्यकर्ता प्रयास कर रहा है। नहीं, वो बेहतर बात है। एक बार पिछड़ जाना फिर प्रयास करना, ये तो निरंतर प्रगति बने, ये तो होना ही चाहिए। आप ये बताइए, 3 हेवी वेट लोग, अर्जुन मुंडा जी, बाबूलाल मरांडी जी, माननीय रघुवर दास जी और कई माननीय हैं, इन सबको लेके चलना पार्टी में, उसके बाद इनका लिस्ट आना, मेरे आदमी को इधर बना दो, उनका लिस्ट आना, कितना सहज है आपके लिए, कितना असहज है आपके लिए? आप मेरे स्वभाव को जानते हैं और मेरे लिए सौभाग्य से कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जी और रघुवर दास जी, 3 पूर्व मुख्यमंत्री का हमको समर्थन और साथ मिला है। साथ साथ में हम कह सकते हैं जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी आज इतने ऊंचाई पर है, हमारे पूर्वजों का, उनका भी हमको आशीर्वाद मिला है। और असंख्य कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं का मुझे साथ मिला है। मैं आपको ईमानदारी पूर्वक कहते हैं कि ये मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और कोई लिस्ट आज तक कोई दबाव, चाहे बाबूलाल जी का हो, रघुवर जी का हो, अर्जुन मुंडा जी का, किसी का कोई दबाव कमेटी बनाने के विषय पर रघुवर दास का नाम नहीं आया है, कहीं नहीं आया है। मैं आपको ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ, आप हम पर विश्वास कीजिए। मैं कहता हूँ कि सच में हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक भी नाम लोगों ने नहीं दिया है। और इस साथ देने का उन्होंने हमको कहा है कि मैं साथ दूंगा, और दे रहे हैं लगातार। दीपक प्रकाश जी है, ये बताइए आप कि आपने सरजू राय जी को भी साथ लिया इस बार, क्या उनको आप पार्टी में लाएंगे वापिस? देखिए, सरजू राय जी से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं और उन दिनों के संबंध है जब हमको कोई जानता नहीं था, पहचानता भी नहीं था। हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, हमारे वरिष्ठ नेता के रूप में बिहार में थे, और मैं झारखंड में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। बिहार और झारखंड एक था, इसलिए मिलकर के काम करने का और उनके, हम कह सकते हैं, विचारों को सुनकर मैं प्रभावित हुई होता था। और सरयू राय जी जब झारखंड आए 1995 में, तो हम लोगों ने मिल करके, उस वक्त बहुत ही कम लोग थे, गोविंदाचार्य थे, सरयू राय जी थे, लाल राजेंद्र नाथ सहदेव थे, बाबूलाल मरांडी जी थे, 4-5 लोग। सैनिक मार्केट में आपका अड्डा हुआ करता था। वहाँ पर वही कार्यालय ही था, वो कार्यालय था वहाँ पर। यशवंत सिन्हा हो, कई ऐसे सिंह, सब लोगों का वहाँ जमावड़ा होता था और वहीं पर पार्टी की योजना बनती थी, कार्यक्रमों की रचना होती थी। और यहाँ पर हम लोग कार्यालय में आए, मिल कर के दरी में सोना, दरी में रहना, कोई मोबाइल नहीं। उसके बाद भी हम लोग मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, किसी तरह संघर्ष करते हुए पार्टी का विस्तार कैसे हो। उस वक्त सत्ता नहीं दिखता था कि कैसे पार्टी का विस्तार हो। हमारे विधायक उस कालखंड में जिसको टिकट हम लोग देते थे, वो चुनाव नहीं लड़ते थे। ऐसे उदाहरण हमारे पास है। चलिए, आपका ये। लेकिन दीपक जी, आप जब विधानसभा अध्यक्ष के पास बाबूलाल जी का कागज लेके चले जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, आपको भी दिल गवाह नहीं देता होगा, लेकिन जाते होंगे आप, चलिए कोई बात नहीं, वहाँ जाते हैं तो आप क्या मुंह से जाते हैं कि भाई
जेबीएम का तो विलय 3-4 बार हो चुका, कौन सा विलय को विधानसभा अध्यक्ष भी माने? देखिए, चुनाव आयोग सर्वोच्च निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था है। उसके निर्णय का पालन करना हर का दायित्व है, चाहे वो विधानसभा का स्पीकर हो, मुख्यमंत्री हो, विपक्ष का। और ये सच है, आपको भी इस बात का, देश की, राज्य की जनता को भी एहसास है कि जब चुनाव आयोग ने झारखंड विकास मोर्चा का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया। कब, कौन वाली? तीन हुए हैं। मार्च में। मैं आपको बताता हूँ, अंतिम जो है पत्र है वो 23 मार्च का। उस पत्र में उन्होंने बाबूलाल मरांडी को राज्यसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में उनको अंकित किया। उसके बाद भी अगर सरकार स्पीकर ना करें तो लोग, आप अगर स्पीकर नहीं, चलिए, आप अगर स्पीकर के जगह पे रहते हैं तो आप कर पाते हैं 3-3 कागज। अरूप चटर्जी का बर्थ सर्टिफिकेट अगर 3 आ जाए तो किसको आप ओरिजिनल मानेंगे? तीनों कोई भारतीय जनता पार्टी का पत्र नहीं है, वो चुनाव आयोग का पत्र है। इस पर अगर कोई बहाना करता है तो राजनीतिक विद्वेषता का वो प्रमाणित दस्तावेज देता है। तो आप एक काम कर सकते हैं ना, जब बाबूलाल मरांडी जी इतना बड़ा नेता हैं, आप लोगों ने बड़ा ढोल ढाल पीट के लाया उनको, तो एक कोई चुनाव लड़वा दीजिए फिर से, तो कोई टेंशन ही नहीं रहेंगे। बीजेपी का कमल छाप में वो चुनाव लड़ जाए। मैंने बाबूलाल जी का इंटरव्यू किया था, उनको कहा था कि देखिए हर बार आपके घोड़े खोल के ले जाते हैं, इस बार हमको नहीं पता था कि बाबूलाल जी खुद खुल के चले जाएंगे, आप आ जाएंगे आपके साथ। देखिए, बाबूलाल जी बहुत सम्मानित नेता है, झारखंड के सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व है, का नाम बाबूलाल मरांडी है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने का काम स्पीकर का है। वो अगर देते हैं तो अच्छा है, नहीं देते हैं तो हमारे लिए और अच्छा है। क्या कि हम सड़क पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। क्यों इतना संघर्ष क्यों करेंगे? अभी चुनाव आ रहा है, 2-2 चुनाव आ रहे हैं, 2-2 चुनाव में किसी एक जगह से लड़वा दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि आप नहीं दीजिए, चुनाव में ही संघर्ष कीजिए। मैं कह रहा हूं कि उनको देना चाहिए, अगर नहीं देते हैं तो हम चुनाव लड़ाएंगे। तो नहीं, चुनाव क्यों लड़ाएंगे भाई? हमारे निर्वाचित विधायक हैं, निर्वाचित विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी में उस पार्टी का विलय हो चुका है, और उस विलय की 3 बार हुई है। विलय नहीं, विलय एक की घोषणा 1 बार हुई है, उसके बाद बार बार इनको निर्देश आया है। और वो नवीन जायसवाल लोग जो पिछले बार घोड़ा खोल के आप लोग ले आए थे, उन लोग को क्या मानते हैं आप? उसको भी स्पीकर महोदय ने, तत्कालीन स्पीकर ने भारतीय जनता पार्टी में विलय माना था। चलिए, ये विलय आप और हेमंत सोरेन जी खेलते रहिए, हमें नहीं मतलब है। अब ये बताइए, बेरमो उपचुनाव आ रहा है, दुमका उपचुनाव आ रहा है, बेरमो से रघुवर दास जी को लड़ाएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, नहीं, ये गोल सवाल नहीं, मैंने जो पूछा हूँ प्रदेश अध्यक्ष से पूछ रहा हूँ। चुनाव समिति का अधिकार वो तो मैं भी जानता हूँ, और चुनाव समिति नाम तय करके केंद्र में भेजता है, और केंद्र में जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उसके द्वारा नामों की घोषणा होती है। इसलिए आप नाम कोई हो, इस बार दोनों जगह पर हम यूपीओ को परास्त करेंगे। नाम कोई ना हो, रघुवर जी लड़ेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इच्छा व्यक्त किया, जैसे आप राज्यसभा जब लड़ रहे हैं तो उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि भाई दीपक जी मुझे राज्यसभा जाना है। उन्होंने इच्छा नहीं व्यक्त किया था, ये आपको कोई गलत जानकारी दे दिया। चलिए सर, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि सरजू राय को कब पार्टी में ला रहे हैं? ये तो निर्भर करता है हमारे केंद्रीय नेतृत्व पर और सरजू राय जी पर। आपका बीच में कोई नेतृत्व भूमिका नहीं होगी क्या? स्वाभाविक है, केंद्रीय नेतृत्व पूछेगा तो उचित समय पर उचित विचार हम जरूर देंगे। माने आपके मन है कि वो आ जाएं भाजपा में वापस? पार्टी, ये तो केंद्रीय नेतृत्व पर सारे चीज़ों का निर्णय लेने का अधिकार है, क्योंकि वो विधायक है, उस पर राज्य की इकाई निर्णय नहीं ले सकती है, वो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व। मैंने आपका मन है ना कि वो आ जाए, मजबूत होंगे आप? मन की बात नहीं है, ये पार्टी उनकी नाराजगी रघुवर दास से थी, तो उन्होंने रघुवर दास जी को अपना घर पे ही परास्त किया, उनके घर पे। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम केंद्रीय नेतृत्व के निर्णयों से बंधे हुए हैं। केंद्रीय नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा उसको लेकर के पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल है, अभी जो माइनिंग का जो आप हो रहा है, जो हमारे कोल, जो हम लोग पैदा हुए हैं 71-72 में जो संघर्ष हुआ और निजीकरण से हटाकर नेशनलाइजेशन किया गया माइंसों को, अचानक उसी झारखंड में सारे माइंस जो हैं अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। एक समय हम लोग भी सुनते थे कि फलाना सेठ जी का घर है, फलाना राठौर जी हैं, फलाना लाटा बाबू हैं, ये लोग धनबाद में, चूँकि हम धनबाद से बैकग्राउंड है,
तो हम देखते थे कि ये पुराने कोयला माइंस ओनर है। लेकिन आज ये बताइए, फिर वही कोयला माइंस में आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, इसमें बीएमएस भी खिलाफ है, आपका इकाई है बीएमएस वो भी खिलाफ है, इंटक खिलाफ है, सारे ट्रेड यूनियन खिलाफ है, आपका एक एक लोग खिलाफ है। तो क्या आप इस पे आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? देखिए, सच है कि इस विषय को भ्रमित करने का काम किया गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि राज्य की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी केंद्र सरकार के को पत्र लिख करके, हमारे कोयला मंत्री को पत्र लिख करके इस निर्णय का स्वागत किया है। कागज है आपके पास? है, समय पर मैं इसको दूंगा, वेलकम। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के अधिकारियों के द्वारा राज्य सरकार के मुख्य सचिव से वार्ता हुई, मुख्य सचिव ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। वहाँ के अधिकारी जब यहाँ रांची पहुँच करके माइंस के सेक्रेटरी से बात करते, किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की। अचानक सुप्रीम कोर्ट में एक केस दर्ज किया जाता है, उसमें आप पढ़िएगा तो राज्य सरकार का क्या है। राज्य सरकार कहती है कि इस निर्णय से हमको असहमति नहीं है, समय जो है सो कोरोना कालखंड का है। ये सुप्रीम कोर्ट में इनका एफिडेविट है। लेकिन यहाँ पर जो बयानबाजी आ रही है मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के लोगों का, पर्यावरण, रिहेबिलिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब विषयों पर आ रही है। ये आपने सुप्रीम कोर्ट में नहीं एफिडेविट फाइल किया या केंद्र सरकार के पास आपत्ति दर्ज नहीं की है। सच ये है, कोयले के मामले में कोयले का यहाँ पर 957 मिलियन टन्स यहाँ पर डिमांड है इस देश के अंदर, प्रोडक्शन 740 है। 200-250 टन जो है सो डेफिसिट है यहाँ कोयला, वो विदेशों से आता है, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से। तो क्या इस देश की 1.5 लाख करोड़, 150 लाख करोड़ रुपए इस देश का पैसा चले जाता है विदेशों में, विदेशी मुद्रा चली जाती है, इससे देश को नुकसान है या नहीं। एक दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, बड़ी ईमानदारी पूर्वक करना चाहता हूँ, यहाँ पर बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं, उनको आज यहाँ पर रोजगार की ज़रूरत है कि नहीं। ये खान खुलेंगे तो 49,460 लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप लोगों ने जो भेजा था वो स्किल डेवलपमेंट के तो तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि कोल इंडिया, जिसको कोल इंडिया के पास 465 माइंस हैं जो 100 वर्षों तक उसको खनन करने में आराम से वो खनन कर सकता है। तो ये अब जरूरत है कि हम कोयले को लगातार विदेश से मंगाएं या अपने देश में कोयले जो हैं सो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उसका उपयोग करें। मैं दीपक प्रकाश जी से व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ, जब ये प्राइवेटाइजेशन होगा तो आपको टिस लगेगा कि नहीं कि ये? कोई टिस नहीं लगेगा। देखिए, आज सच है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही है। आप भी जानते हैं, आज आपका चैनल है आज इतना लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि आप निर्णय लेने में और कॉमर्शियल एबिलिटी है आपके पास। ये सच है, प्रतिस्पर्धा का जमाना है। आज चाइना से भारत का कह सकते हैं कंपटीशन है। अब चाइना क्या करता है? चाइना कहीं विदेश से कोयले नहीं मंगाता, वो अपने देश का ही कोयले को, उत्पादित कोयले का वो उपयोग करता है। कहाँ है वहाँ पर कम्युनिस्ट? आज यहाँ कम्युनिस्ट, जो आप जिस बात ट्रेड यूनियन की बात कर रहे हो, क्यों नहीं? वो तो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पर जोर शोर से क्यों नहीं आवाज़ उठाता है? वहाँ के जो चीज़ें वहाँ पर यहाँ क्यों नहीं बोलता है? इसलिए ये सब चीज़ें वहाँ आवाज़ इसलिए नहीं उठाता है क्योंकि वहाँ आवाज़ उठाने की क्षमता किसी को नहीं है। यही भारत देश है जहाँ लोकतंत्र है और हर व्यक्ति आवाज़ उठा सकता है। अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी तो ये सिर्फ भारत में ही है, कहें तो आप। लेकिन इन कम्युनिस्टों को थोड़ा वहाँ के बारे में नहीं प्रॉब्लम है, यहाँ तो आपका बीएमएस को भी प्रॉब्लम है। मैं उन्हें कह रहा हूँ, इन कम्युनिस्टों ने भ्रमित करने का काम किया है। पूरे राज्य में, झारखंड में 6 जिले में 9 माइंस है, 6 जिले में। आप एक बात चलिए, इसमें अडानी जी को कितना दे रहे हैं? 1 मिनट, अडानी जी को कितना? मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप विश्वास कीजिए, आज आपकी नज़रों से ये गुजरता होगा कि किस प्रकार से कोयले की तस्करी हो रही है। आप इन्हीं माइंसों से हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभी न्यूज़ 11 एक ऐसा चैनल है जिसने कोयला तस्करी नहीं होने दिया, जिसके वजह से अनुराग गुप्ता से और मनोज गुप्ता जैसे व्यक्ति से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई हुई। न्यूज़ 11 का मैं बधाई देता हूं, उसके मैं व्यक्तिगत रूप से पार्टी की ओर से बधाई देता हूं। लेकिन सच ये है, ये हो रहा है कि नहीं, होते आया है कि नहीं? होते आया है, आगे भी होगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। ये परंपराएं हैं।
कोयले का अगर खनन ठीक से ना हो तो वो उसकी इलीगल माइनिंग होगी, और इलीगल माइनिंग होगा तो ये इस पूरे तरह से कहते हैं ये कॉकस है, वो चलते रहेगा। लेकिन इसी को आप लीगलाइज्ड कर दीजिएगा तो यहाँ पर रोजगार के सृजन होंगे। और आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, इसका पूरे के पूरे पैसे, इस राजस्व राज्य सरकार को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मिलेगा, मुख्यमंत्री उसी के अंदर होना है। नहीं 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 नहीं, तो उनको थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए। पूरे ऑक्शन की जो प्रक्रिया में जो लाभ होगा वो 100% राज्य सरकार को राजस्व मिलेगा। आप उनका राजस्व बाद में दीजिएगा, पहले जीएसटी का पैसा लौटाइए, स्टेट को जरूरत है। प्रयास करें। वो रोज मुख्य प्रधानमंत्री को कह रहे हैं मुख्यमंत्री की भाई मेरा पैसा सच बताएं, आपको सच बता रहे, ईमानदारी पूर्वक बताइए। प्रशासनिक पदाधिकारियों से काम लेने की क्षमता और प्रशासनिक अधिकारियों पर अंकुश, ये जज्बा होना चाहिए। देखिए, ये नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनिए, ये मैंने 5 साल में रघुवर जी को भी देखा था, ऐसे उंगली उठा के बात करना, किसी IAS IPS को रूम से निकाल देना, क्या असर हुआ? हेमंत सुलझा हुआ पॉलिटिशियन है, हमें लगता है आपके जैसा ही सुलझा हुआ बात करता है, हमें लगता है। तो ये सुलझा हुआ पॉलिटिशियन कभी IAS IPS के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। कभी नहीं व्यवहार करना चाहिए, लेकिन काम लेने और करवाने की क्षमता पर मैं कह रहा हूँ। यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी केंद्र सरकार के पास कई बार गए। अच्छा छोड़िए, आप इस बात को छोड़िए, आपका तो मन नहीं लग रहा होगा, क्या कि विपक्ष में बैठने की आदत आप लोगों को है नहीं। कब तक कमल अटैक होगा इस स्टेट में? देखिए, मैं एकदम मुद्दे पे बोलिएगा, ठोस ठोस बोलिएगा। सत्ता के माध्यम से हम समाज का सेवा करने का काम जरूर हमारा लक्ष्य है, लेकिन साथ ही साथ हम कह सकते हैं समाज के लिए बेहतर और बेहतर कितना करें, ये हम पार्टी के कार्यकर्ताओं का। मैं वो बात पे नहीं जा रहा हूँ, आप तो मैंने गोल गोल मुझे मत घुमाइए। झारखंड में आप जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में सरकार आपने गिरवाया, हर जगह आपने सरकार गिरवाया, कमल अटैक बोलते हैं उनको, चैनल्स में आते हैं कमल अटैक, जैसे चाइना अटैक, कमल अटैक, कोरोना अटैक, वायरस अटैक, वैसे आपका कमल अटैक यहाँ पे कब तक होगा ये बताइए। देखिए, हम तो चाहते हैं कि पूरे 5 साल इनका कार्यकाल हो। अब अपने कारणों से सरकार गिरती है तो इसका जिम्मेवारी पार्टी को नहीं। आप तो फिर 10-12 कांग्रेस को फोड़ने की तैयारी कर रखे हैं, ये मुझे पता है। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कब तक होगा, समय सीमा कब तक है? कोरोना काल के बाद या कोरोना काल के बीच में करेंगे? राजनीति में कुछ चीज़ें गर्भ में रहती हैं, कालखंड में रहती है, गर्भ में है कई चीज़ें, और ये राजनीति में दीपक जी चलिए, आप इंतजार करना चाहिए। आप सांसद बन गए, पहला क्या सवाल उठाएंगे आप पार्लियामेंट में जाके? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एक संघर्ष से उपजा हुआ व्यक्ति। देखिए, राज्य की जो हालात हैं, आधारभूत संरचना का और कैसे बेहतर यहाँ पर सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा और कानून व्यवस्था किसी राज्य को विकसित करने के लिए आवश्यक तत्व है। इनमें जो मुद्दे हैं उनमें मैं इन विषयों को लेकर के वहाँ पर राज्यसभा में अपनी बातों को रखूँगा और निदान कराने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ आप ये मानकर चलिए कि राज्य में पलायन, प्रदूषण, रोजगार, ऐसे कई समस्याएं हैं, विस्थापन, इन सारे विषयों में हमारे जिनके साथ मैंने जिया है, लड़ा है, उन सारे विषयों के साथ मैं राज्यसभा में इन चीज़ों को ले जाऊंगा। चलते चलते एक और अंतिम 2 सवाल, एक सवाल और कर लेता हूँ आपसे। जब आप जीत के घर गए, चूँकि आपकी धर्मपत्नी है, मेरी दीदी भी है, क्या कह के आपको, मैंने क्या था उनका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या था? देखिए, सच में बताएं, सच में किसी भी व्यक्ति या खासकर राजनीतिक कार्यकर्ता को उसकी सफलता के पीछे उसके परिवार, उसके माँ, पिता, पत्नी, बच्चे का वो योगदान रहता है, क्योंकि वो परिवार पर ध्यान दे नहीं पाता, कम देता है और उसकी जिम्मेवारी माँ या पत्नी उठाती है। जब कोई व्यक्ति, पति सफल होता है तो उसकी तपस्या पूरी होती है। तो मुझे जब मैं घर गया तो ये लगा कि मेरी पत्नी की तपस्या पूरी हुई है, तो उनके चेहरे में खुशी, आनंद, मेरे घर और परिवार में जो आनंद का अनुभव हुआ वो मेरे हृदय में आज भी समाया हुआ है। चलिए, अंतिम सवाल, हेमंत सोरेन जी को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे अभी?
क्या कि अभी आप सुझाव देंगे, हम जानते हैं, क्योंकि कमल अटैक होना है, आप चाहते हैं दिल से कि सरकार में आप हो, क्या सुझाव देना देखिए, मैं सरकार से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव के पहले आपने वादे किए थे, आपने मैनिफेस्टो जारी किए थे, उसमें किसानों के ऋण माफी का आपने उल्लेख किया था, आपने बेरोजगारों को भत्ता देने का आपने कस्में और वादे खाए थे, कुछ बिजली के दरों में कटौती करने के आपने वादे किए थे। कम से कम 5 वादे तो पूरे एक वर्ष में होने ही चाहिए। आपने 140 वादे किए थे, पूरे कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी को मिलाया जाए तो 140 वादे किए थे। हम इतना ही कहना चाहते कि 5 ही वादे धरातल पर दिखे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो पूरा करें। ये थे हमारे साथ दीपक प्रकाश जी, और इनके जिम्मे काफ़ी काम है, और आज के दिन में इनका समय ले लिया। धन्यवाद दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरूप जी। आपकी लोकप्रियता, आपके चैनल की लोकप्रियता बढ़े, ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँ। धन्यवाद।